चलिए बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और कहा था कि इंशाल्लाह अब हम लोग अपने एक प्रॉपर चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। हमने कहा था किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल कॉस्ट भी लगती है, लेबर कॉस्ट भी लगती है, ओवरहेड की कॉस्ट भी लगती है। हमें इसमें से अब पहले इन्वेंट्री के ऊपर काम शुरू करना है। इन्वेंट्री के हवाले से दो चैप्टर सिलेबस में डाले हैं, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत काम आप लोग पहले से जानते हो। आज मैं इंशाल्लाह इन्वेंट्री मैनेजमेंट से काम शुरू करवा रहा हूँ। अब पहले तो एक ओवरव्यू सुन लो, इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें क्या कुछ पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री आ रही है, इस्तेमाल हो रही है, बच रही है। हमें इसके बारे में कुछ पहले तो कंट्रोलिंग टेक्निक सीखनी है। इन्वेंट्री जब भी आए हमारी इजाजत के बगैर ना आए, जब भी इस्तेमाल हो हमसे पूछे बगैर इस्तेमाल ना हो, और जो भी इन्वेंट्री इस्तेमाल हो रही हो या बच रही हो हमें उसकी कॉस्ट पता हो, उसकी वैल्यू पता हो। इसमें हमें एक चीज तो ये पढ़नी है कि इन्वेंट्री जब खरीदने जाते हैं एक ऑर्डर में एक दफा में कितनी इन्वेंट्री परचेज करके लाए, ताकि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। फिर इन्वेंट्री परचेज कब करें, इन्वेंट्री परचेज करने के लिए भी कोई मुनासिब टाइम होना चाहिए, उसको हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर सम टाइम ऐसा होता है जब हम इन्वेंट्री परचेज करने जाते हैं तो सप्लायर हमें ऑफर दे देता है कि अगर आपने मुझसे बल्क में परचेज करा तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। फिर हमें ये देखना है कि अगर हम परचेज कर रहे हैं बल्क में और सप्लायर की तरफ से डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है तो क्या हमें वो डिस्काउंट लेना चाहिए या डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। कभी कभी डिस्काउंट लेने में उल्टा फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। फिर और आगे बढ़ेंगे बेटा, जब हम लोग इन्वेंट्री को परचेज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है। हमें खुद पता नहीं होता हम इस्तेमाल कितना करेंगे। उस वक्त फिर एक प्रोबेबिलिटी बीच में लानी पड़ती है। प्रोबेबिलिटी टेबल बनता है, उसकी मदद से प्लानिंग करनी पड़ती है कि इन्वेंट्री की परचेजिंग कैसे करें। चले भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेंट्री। जब बेटा आप इन्वेंट्री की मैनेजमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी कॉस्ट है जो इन्वेंट्री से रिलेट करती है। उन्हीं की प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपने इस चैप्टर में पढ़नी है। ये चार कॉस्ट हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में आपने पढ़ना है। नंबर वन, परचेज कॉस्ट। नंबर टू, ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर थ्री, होल्डिंग कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम होता है कैरिंग कॉस्ट। एंड नंबर फोर, स्टॉक आउट कॉस्ट। ये बेटा चार कॉस्ट है जो इन्वेंट्री के साथ रिलेट करती है। सबसे पहले परचेज कॉस्ट। सर ये क्या होती है। सर इन्वेंट्री की सबसे बड़ी कॉस्ट यही होती है। आप चाहे फिनिश गुड परचेज करो, आप चाहे रॉ मटेरियल परचेज करो, इन्वेंट्री को परचेज तो करना पड़ेगा। परचेज करते वक्त कोई परचेज प्राइस आपको पे करनी पड़ती है, वो आपकी परचेज कॉस्ट कहलाती है।
इस चैप्टर में थोड़ी सी प्लानिंग है कि परचेज प्राइस कैसे बचाई जा सकती है। इस बारे में जो नॉर्मल अकल कहती है वो ये कहती है कि परचेज प्राइस बचाने के लिए सप्लायर से डिस्काउंट लेने की कोशिश करो। तो फिर यहाँ पर हमारे चैप्टर में आएगा कि क्या हमें डिस्काउंट लेना चाहिए या डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। दूसरी कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब हम इन्वेंट्री को ऑर्डर करने जाते हैं, ऑर्डर करते वक्त भी कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो कहलाते हैं ऑर्डर करने के खर्चे। पहली एग्जांपल, सर इन्वेंट्री को ऑर्डर करने जा रहे हैं, ऑर्डर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो भी सिखाऊंगा। उन डॉक्यूमेंट बनाने की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। ऑर्डर देने के बाद सप्लायर को चेस करना पड़ता है, चीज कब तक आ जाएगी। मान लो बार बार सप्लायर को फोन करने पड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन कॉस्ट। ऑर्डर देने के बाद उस सामान को मंगवाना भी पड़ता है, मंगवाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब वो सामान आएगा, आने के बाद आप उसकी इंस्पेक्शन करोगे, इंस्पेक्शन भी एक एक्टिविटी है, उसकी कॉस्ट। अब ये सारी कॉस्ट इसलिए लग रही है क्योंकि आपने इन्वेंट्री को ऑर्डर दिया था। ना ऑर्डर देते ना ये खर्चे होते। हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम लगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम से कम लगाने का एक कॉमन तरीका जो अकल में आ रहा है वो क्या है भाई, आप एक दफा में बहुत सारा सामान खरीद लो। जब एक दफा में बहुत सारा सामान खरीद लोगे तो ऑर्डर आपको कम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने महीने भर का सामान घर का एक साथ खरीद लिया जरूरत का। जब एक साथ ही खरीद लिया तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक बार लगेगी, ऑर्डर करने से रिलेटेड जितने खर्चे वो एक ही बार लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब इतना सारा सामान हम एक साथ खरीद के रखेंगे उसको होल्ड करना पड़ता है। होल्ड करने की भी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, वो कहलाती है ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट। उन्हें कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि इन्वेंट्री को कैरी करना पड़ रहा है, उनको लेके चलना पड़ रहा है। अब होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है भाई, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। इस कमरे में लाखों रुपए का सामान रखा हुआ है, डर लग रहा है चोरी ना हो जाए। आपने सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करवा दिए, सर जल ना जाए, आग ना लग जाए, आपने इंश्योरेंस करवा दी। बास मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि अपने लिए एक खास टेम्परेचर मांगते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल वगैरह, उनके लिए एयर कंडीशनर लगाने पड़ते हैं, कुछ को डीप फ्रीज करना पड़ता है। अब जितना ज्यादा सामान होल्ड करोगे इतना ज्यादा फ्रीजिंग कॉस्ट लगेगी। ठीक है सर, ये कहलाती है होल्डिंग कॉस्ट। अगर आप होल्डिंग कॉस्ट को बचाना चाहते हो तो एक ही बात समझ में आती है, आप होल्ड करना कम कर दो, कम चीजों को होल्ड करो। अल्लाह ना करे ना करे हम एक ही मोबाइल लेके चलते हैं, अगर कोई छीनेगा तो एक ही मोबाइल छीनेगा ना। कोई दो तीन मोबाइल कैरी करके चलता है, अगर छीन गए तो तीनों छीन जाएंगे मोबाइल। आप चाहते हो मोबाइल छीनने वाला नुकसान कम से कम हो जाए, पहली बात मोबाइल को होल्ड ही ना करो। आधा का मजबूरी है, एक आध मोबाइल तो रखना पड़ेगा। चलो फिर क्या बोलोगे आप, चलो एक ही मोबाइल रखो, वो भी कोशिश करो सस्ता वाला मोबाइल हो, कोई अगर स्नैच कर भी ले बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। तो जितनी ज्यादा चीजें होल्ड करोगे इतनी ज्यादा क्या लग जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट लग जाएगी। चौथी कॉस्ट जो है स्टॉक आउट कॉस्ट। पहले ही बताया था मैंने आपको, स्टॉक आउट कहते हैं ऐसी सिचुएशन को जब हमारे पास लेबर अवेलेबल हो और रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन प्रोडक्शन की एक्टिविटीज बंद पड़ी हुई। क्यों? क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, हमारे पास स्टॉक खत्म हो चुका है। ठीक है सर, लेबर आई सुबह सुबह काम करने के लिए, बोला जाओ भाई मटेरियल ले आओ, फैक्ट्री में से मटेरियल ला के दो। पता चला मटेरियल तो खत्म हो चुका है। जब मटेरियल ही नहीं होगा तो काम कैसे करोगे। स्टॉक आउट इतनी खतरनाक सिचुएशन है जिसको कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है सर, स्टॉक आउट की भी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। अभी ऐसे रफली बता रहा हूँ, मेरे हैंड आउट के पहले पेज पे सबकी एग्जांपल है, लेकिन जब मैं बाद में पहुंचूंगा तो एक प्रॉपरली पढ़ के बताऊंगा। सर स्टॉक आउट बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, नुकसान, कस्टमर के ऑर्डर वक्त पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जब कस्टमर के ऑर्डर वक्त पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, कस्टमर भागना शुरू हो गए, एज अ रिजल्ट सेल गिरना शुरू हो गई।
सर सेल गिरती है तो गिर जाए, क्या हो गया है, सेल में छुपा हुआ होता है प्रॉफिट। जब सेल ही गिरेगी तो अल्टीमेटली कंपनी का क्या गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा। अब ये नुकसान क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है, स्टॉक आउट होने की वजह से। सर स्टॉक बार बार आउट हो रहा है, लेबर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। क्यों सर, मान लो हम लेबर को पैसे देते हैं पीस वर्क पे। पीस वर्क क्या होता है, जितनी चीजें बनाओ इतने पैसे ले जाओ, ज्यादा चीजें बनाओ ज्यादा पैसे ले जाओ, कम चीजें बनाओ कम पैसे ले जाओ। अब स्टॉक ही बार बार आउट हो रहा है, जिससे लेबर कम चीजें बना पाती है। अब जब लेबर चीजें कम बनाएगी उनकी पेमेंट भी कम बनेगी। अब जो काम के आदमी है वो क्या बोल रहे हैं, सर मैं 10 जगह से ऑफर है, आपके पास तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत थर्ड क्लास होती है, बार बार स्टॉक आउट करवा लेते हो, जिससे हमारे नुकसान हो जाता है। अब काम के लोग भागना शुरू हो गए, ये भी नुकसान है, तो कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमें इन सब को बेटा मैनेज करके चलना है। हम ये भी नहीं कर सकते परचेज कॉस्ट बढ़ाने के चक्कर में ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़वा ले, इसको बढ़ाने के चक्कर में होल्डिंग कॉस्ट बढ़वा ले। इन सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। पहले फेज में हम जो आज डिस्कस करेंगे वो ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट को बचाने के कुछ तरीके सीखेंगे। लेकिन वो तरीके सीखने से पहले एक बात और समझनी पड़ेगी आपको, प्रोसेस, क्योंकि वो थोड़ा काम देगा हमें इन चीजों को समझने में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अबाउट इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट के बनने से इन्वेंट्री की मूवमेंट हमारे कंट्रोल में आ जाती है। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद क्या था, 3 वर्ड बोले थे, ये रट लो। कौन से 3 वर्ड थे, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कंट्रोलिंग करने के लिए कुछ करना पड़ता है ना यार। जैसे आप लोग टीएसए पढ़ने के लिए आते हो, कोई भी अननोन पर्सन मुंह उठा के टीएसए में ना आ जाए, क्लास में आके ना बैठ जाए। अब कंट्रोल कैसे करें, एक छोटा सा तरीका अडॉप्ट करा, हर गेट पर कंप्यूटर लगा दिया, आप लोगों के स्वैप कार्ड बना दिए। हर बच्चा आता है कार्ड स्वैप करता है तो कार्ड को पता चल जाता है कि ये अगर अलाउड है जब भी हमारा स्टूडेंट है, डिस अलाउड की आवाज आ रही है जब भी है तो हमारा स्टूडेंट कार्ड तो है ना उसके पास। इसी तरीके से इन्वेंट्री आ रही है जा रही है, क्या उसे हमारे कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। कंट्रोल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट बनते हैं, कुछ डिपार्टमेंट बनते हैं। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है बेटा, जरा उनके कुछ नाम आपकी नॉलेज में लाता हूँ। हम बात करते हैं मटेरियल की, चलो मटेरियल भी इन्वेंट्री है। हम मटेरियल खरीद के लाते हैं ताकि प्रोडक्शन कर सके। मटेरियल इस्तेमाल करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन परचेज कोई और करता है, उसका नाम होता है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का आजकल जो नया मॉडर्न नाम है वो है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। आपने बार सुना होगा इन्वेंट्री को प्रोक्योर कर लो, खरीद लो, तो ये है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। हर किस्म की इन्वेंट्री को खरीदना परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है। लेकिन जब वो इन्वेंट्री को परचेज करके ले आते हैं तो फौरी तौर पे उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैंड ओवर नहीं किया जाता। वजह, एक तो बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास इतनी जगह ही नहीं होती कि वो सारे मटेरियल को अपने पास रख सके। और दूसरा, अगर इतनी जगह हो भी जाए, जब भी उनको नहीं देते, मिस यूज हो जाएगी, मिस यूज। ठीक है, छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए। मान लो पेरेंट्स बच्चे को खिलाने के लिए टॉफी लेकर आए, कोई चॉकलेट लेकर आए, वो टॉफी का पूरा पैकेट लेकर आ गए। लेकिन उनको पता है अगर हम देंगे बच्चे को पूरा पैकेट, तो मान लो उसमें 50 चॉकलेट है, वो 50 की 50 एक साथ खाने की कोशिश करेगा, बिना वजह अपना सेहत खराब करेगा। क्या करते हैं, टॉफी छुपा के रख देते हैं, दिन में एक एक दो दो टॉफी उसको देते रहते हैं। ऐसे ही करते हैं ना बेटा, जैसे जैसे जरूरत होती है टॉफी चॉकलेट देते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम भी मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक साथ नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारी गारमेंट फैक्ट्री है, कोई कपड़ा खरीद के लाए, अगर सारा कपड़ा हम लोगों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक साथ दे दिया, मान लो ये वो कपड़ा है जिससे 6 महीने में काम चलेगा और 6 महीने में 10,000 शर्ट बनाएंगे,
शदीद गर्मी, लेबर को पसीना आ गया। अब लेबर के पास रुमाल तो नहीं है, लेकिन लेबर के पास कपड़ा बहुत है। कुछ कपड़ा उन्होंने फाड़ा, अपने पसीने को पोंछने में इस्तेमाल कर लिया। एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या? मैनेजमेंट परेशान। जो कपड़ा लाए थे 10,000 शर्ट बनाने के लिए, वो 8,000 शर्ट में ही खत्म हो गया। बाकी कपड़ा कहाँ गया? मिस यूज हो गया सर। बेहतर होता आप इस तरह नहीं करते, उस कपड़े को अपने एक खास जगह पे रखते, जैसे जैसे जरूरत होती थोड़ी थोड़ी करके आप देते रहते। इसके लिए फिर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं। उस डिपार्टमेंट का नाम होता है स्टोर डिपार्टमेंट। हर किस्म का मटेरियल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो स्टोर डिपार्टमेंट की कस्टडी में रखाया जाता है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब जब मटेरियल की जरूरत होती है, वो स्टोर डिपार्टमेंट से इशू करवा लेते हैं। अब बेटा इसके लिए पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसे हम कहते हैं परचेज requisition फॉर्म। परचेज requisition फॉर्म, ये क्या होता है सर? requisition कहते हैं रिक्वेस्ट करने को। चलिए, स्टोर डिपार्टमेंट के पास हर किस्म के मटेरियल रखे हुए होते हैं। जब उनको लगता है कोई मटेरियल खत्म होता जा रहा है, उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो फिर वो परचेज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि मटेरियल खरीद के ले आइए। इस मौके पे फिर परचेज डिपार्टमेंट क्या कहता है? आपके कहने से मैं मटेरियल खरीद के ले आऊं। कल को आप बोल दें मैंने तो नहीं मंगवाया था, ये वाला तो नहीं मंगवाया था, इतनी क्वांटिटी में तो नहीं मंगवाया था, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप हमें इन राइटिंग लिख कर दें कि आपको कितना मटेरियल चाहिए, कौन सा चाहिए। तो फिर स्टोर डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसका नाम होता है परचेज रेक्विजिशन फॉर्म, जिसमें वो परचेज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि आप इस मटेरियल को खरीद के ले आइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब ये फॉर्म बनेगा, इस फॉर्म के ऊपर कोई ना कोई स्टोर डिपार्टमेंट का इंचार्ज सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर का मतलब होता है अथॉरिटी, जिम्मेदारी लेना। जो सिग्नेचर करेगा वो ये जिम्मेदारी ले रहा है कि वो इस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करवा रहे हैं। अब अगला काम शुरू हुआ परचेज डिपार्टमेंट का। अब परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल को खरीदना चाह रहे हैं। इसके लिए ऑप्शन क्या है? इसके लिए बेटा उन्होंने सोचा कि हम कितना मटेरियल खरीदें और ये किससे खरीदें। जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके अपने रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं, ऑफिशियल सप्लायर, जिनकी क्वालिटी पर उनको ट्रस्ट होता है, टाइम ऑफ डिलीवरी पर ट्रस्ट होता है। यानी एक क्या होता है, जब भी चीज मंगवाते हैं अच्छी चीज देता है, जब भी मंगवाते हैं वक्त पे देता है, फिर वो उन्हीं को प्रेफर करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आपके कोई ऑफिशियल सप्लायर नहीं है, तो फिर आपको जो भी मटेरियल चाहिए मार्केट में सर्वे करो, कोटेशन लो, निगोसिएशन करो, किसी से बातचीत बनेगी, फिर उसको ऑर्डर दो। जब परचेज डिपार्टमेंट किसी सप्लायर को ऑर्डर कंफर्म करता है टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने के बाद, तो इस मौके पे सप्लायर भी कहता है सर देखें, आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं वर्बल, फिर मेरे साथ भी वही मसला है। कल को मैं सामान लेकर आ गया, आपने बोल दिया मैंने तो नहीं मंगवाया था, ये वाला तो नहीं मंगवाया था, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप मुझे जो भी ऑर्डर दे रहे हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन किसी डॉक्यूमेंट पे लिखें, उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी मुझे भी दें, एक कॉपी अपने पास भी रखें। जब परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर कंफर्म करता है, तो उस वक्त हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं परचेज ऑर्डर फॉर्म। परचेज ऑर्डर फॉर्म ये परचेज डिपार्टमेंट बनाता है और इसके अंदर तमाम टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिए जाते हैं और साइन कर देते हैं दोनों पार्टी। एक कॉपी फिर हम सप्लायर को दे देते हैं, एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं। अब यहां से सप्लायर का काम शुरू हुआ। जो मटेरियल हमें चाहिए वो हमारे लिए बनाकर या खरीद के लाने की कोशिश करता है। जब वो मटेरियल लेकर आता है और फैक्ट्री में दाखिल होता है, तो भाई ये फैक्ट्री है, ऐसा नहीं है जिसका दिल करे मुंह उठा के फैक्ट्री में चलाए, कुछ भी सामान लेकर चलाए, और जिसका दिल करे बाहर लेके चला जाए। फैक्ट्री में आने और जाने वाले हर सामान का रिकॉर्ड रखा जाता है। जब आप प्रैक्टिकली फैक्ट्री को देखोगे, फैक्ट्री का जो गेट होता है एंट्रेंस,
जब वहां से दाखिल हो गया, देखना गेट के साथ एक कमरा बना हुआ होता है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ होता है, उसे हम कहते हैं गेट डिपार्टमेंट। फैक्ट्री में आने और जाने वाले हर आदमी हर चीज का रिकॉर्ड वो मेंटेन करते हैं। जब फैक्ट्री के अंदर सप्लाई सामान लेके दाखिल होता है तो उस वक्त हम अपना एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं गेट इनवर्ट पास, जो हमें ये कंफर्म करता है कि हाँ भाई कुछ सामान फैक्ट्री के अंदर इनवर्ट दाखिल हुआ है। फिर सप्लायर के सामान लेके स्टोर डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। स्टोर डिपार्टमेंट के कुछ लोग आने वाले सामान को पहले रेंडमली चेक कर लेते हैं। मान लो ट्रक भर के सामान आया है, एक का डब्बा खुल के देख लिया, वही चीज आई है जो हमने मंगवाई थी, ठीक है सर, सेम क्वालिटी की है। फिर क्या बोलते हैं, भाई चीज सही है, उतरवा लो। सारा सामान उतरवा के स्टोर डिपार्टमेंट के हैंड ओवर कर देते हैं। इस मौके पे सप्लायर का जो भी आदमी सामान लेकर आता है वो स्टोर डिपार्टमेंट को एक डॉक्यूमेंट देता है, यार इस पे साइन कर दें, एक कॉपी अपने पास रख लें, एक कॉपी हमें दे दें। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट हम बनाते नहीं है, डिलीवरी नोट हम परचेज करते वक्त रिसीव्ड करते हैं। ये मैं वही बात कर रहा हूँ, जब कोई कोरियर आपके घर पर आता है तो जो भी कोरियर बॉय डिलीवर करने आता है वो किसी डॉक्यूमेंट पे साइन लेके जाता है, जब वो घर का चौकीदार ही क्यों ना हो, बोलता है साइन कर दो ताकि हमारे पास पता चल जाए कि हम कोरियर डिलीवर करके आए थे। इसी तरीके से हम सामान रिसीव कर चुके हैं, हमें सामान डिलीवर हुआ है, इसकी कंफर्मेशन के लिए डिलीवरी नोट बनता है। अब इसके बाद बेटा यहाँ से काम शुरू होता है स्टोर डिपार्टमेंट का। वो आने वाले सामान को थॉरोली इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, एक एक चीज को चेक करते हैं, खराब चीज तो नहीं आ गई, डिफेक्टिव तो नहीं आ गई, खराब क्वालिटी की तो नहीं आ गई। मुतमईन होने के बाद फिर वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। गुड रिसीव नोट इस बात की रिटन कंफर्मेशन होती है कि हाँ ये सामान हमने रिसीव्ड कर लिया। ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इसकी कॉपी अपने पास रख लेते हैं और एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं। सर अकाउंट्स डिपार्टमेंट बीच में कहाँ से आ गया? बट आप लोगों ने एक एंट्री पढ़ी हुई है, नॉर्मल एंट्री है, परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट। परचेज डेबिट, परचेज की एंट्री बन ही नहीं सकती जब तक GRN ना बन जाए। यानी मैं अकाउंटेंट हूं, मुझे पता ही नहीं है सामान आ चुका है, आपने GRN भिजवाया डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये है कि स्टोर डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये सामान जो इसमें लिखा हुआ है ये हमने रिसीव कर लिया है, ये हमारा सामान है, और इसकी जो भी पेमेंट बनती है बिल वगैरह की वो आप पेमेंट रिलीज कर दो। फिर स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देता है कि सर जो मटेरियल आपने मंगवाया था वो आ चुका है, जब जब चाहिए हो जरूरत के तहत हमसे ले ले। आज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आदमी आया, मटेरियल दे दो। हमने कहा भाईजान ओरल कहने से तो नहीं मिलेगा। हमने कहा क्यों? हमने कहा देखो हर चीज का डॉक्यूमेंट बन रहा है। मान लो GRN बना हुआ है 20,000 kg, 20,000 kg मैंने रिसीव करे और ये केजी तुम्हें देता चला जाऊं। कल को मैनेजमेंट ने पूछा भाई 20,000 kg आए थे, 80 लाख रुपए के कहाँ गए, और मैं बोलूं प्रोडक्शन वालों को दिया था, और प्रोडक्शन वाले मुकर जाए हमने तो लिया ही नहीं, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? जिस तरह मटेरियल के आने का डॉक्यूमेंट बना है तो इसके जाने का भी डॉक्यूमेंट बनेगा। तो जब जब प्रोडक्शन वालों को कोई मटेरियल चाहिए होता है उस वक्त वो स्टोर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं स्टोर रेक्विजिशन फॉर्म। और इसके ऊपर कोई प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन सुपरवाइजर वगैरह साइन करता है। फिर वही बात, साइन करने का मतलब है वो जिम्मेदारी ले रहा है कि ये ट्रांजैक्शन मेरे कहने से इनिशिएट की जा रही है। ये जो डॉक्यूमेंट के नाम अभी सुन रहा हूं इनमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो प्री प्रिंटेड होते हैं। प्री प्रिंटेड समझते हैं? जैसे TSA का एडमिशन फॉर्म पहले से प्रिंट हुआ हुआ है, कुछ कॉलम बने हुए, अपना नाम लिख दो, बुक का नाम लिख दो, NSE नंबर लिख दो, किस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हो वो लिख दो, किस अटेम्प्ट के लिए पढ़ना चाहते हो।
और सबसे बड़ी बात, इस पे अपने सिग्नेचर कर दो। जैसे सिग्नेचर करोगे और फॉर्म सबमिट करोगे, वो एक वैलिड फॉर्म बन जाएगा। इसी तरह से ये भी सारे डॉक्यूमेंट पहले से प्रिंट हुए होते हैं, कुछ मखसूस कॉलम होते हैं, उन कॉलम को भर दो, सिग्नेचर कर दो, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जैसे ही मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से बाहर निकलेगा, हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो समझिए, इतनी जल्दी अभी तो शुरू भी नहीं हुआ बेटा। वो अब मटेरियल रहा नहीं ना, मटेरियल इज नो मोर मटेरियल, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोसेस। हम यहाँ पे मटेरियल या इन्वेंट्री की प्लानिंग सीख रहे हैं। हमारा चैप्टर ज्यादा से ज्यादा यहीं तक का है बस। एक बार मटेरियल इस कमरे से निकला और प्रोडक्शन वालों को दे दिया, फिर वो वर्क इन प्रोसेस की शक्ल इख्तियार कर गया। और वर्क इन प्रोसेस की मैनेजमेंट या कॉस्टिंग कैसे की जाती है, वो अभी इस चैप्टर में हमें नहीं सीखनी है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का नाम और लिख लो, बिन कार्ड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तकरीबन हर फैक्ट्री में बनते हुए हमने देखा है। बिन कार्ड, बिन कहते हैं किसी जगह को, प्लेस को। कहते हैं डस्ट बिन, एक ऐसी जगह जहां पे डस्ट को जमा किया जा रहा है उस बिन के अंदर। इसी तरह से जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में फैक्ट्रीज में जाओगे और फैक्ट्रीज के स्टोर देखोगे, जिस तरह घरों में स्टोर होते हैं, शेल्फ वगैरह बने हुए होते हैं, तो फैक्ट्री में जो स्टोर होते हैं उनमें बड़े बड़े शेल्फ बने हुए होते हैं। और उन बड़े बड़े शेल्फ में मुख्तलिफ किस्म की इन्वेंट्री रखी हुई होती है। हर शेल्फ को नाम दे दिया जाता है, ये एक बिन है, बिन एक जगह है, एक प्लेस है जहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है। ये अगर मैं इस तरह देखूं, यार शेल्फ ही शेल्फ बने हुए हैं, सब में कोई ना कोई सामान रखा हुआ है। अब ये कौन सा सामान है, कितना रखा हुआ है, इसका भी तो कोई रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, इसमें एक मिसाल दे रहा हूँ, घर के अंदर किचन के इस्तेमाल की चीजें रखी हुई होती हैं। मुख्तलिफ जार होते हैं, प्लास्टिक के, शीशे के, लोग इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें डलने के बाद पता नहीं चलता, फॉर एग्जाम्पल, कि ये चाट का मसाला है या गरम का मसाला है। अब समझ में आ रही है, कलर मिलते जुलते होते हैं। तो लेडीज क्या करती हैं, उस पर कोई स्लिप लगा देती हैं, भाई ये चाट मसाला है, ये गरम मसाला है, ताकि पहचान रहे। इसी तरीके से हमारे स्टोर में इन्वेंट्री भरी पड़ी है, ये कौन सी इन्वेंट्री है, कितनी रखी हुई है, उसका रिकॉर्ड बनाने के लिए हम क्या बना देते हैं, बिल कार्ड। जितने बिन होंगे, जितनी जगह बनेंगे, जितनी जगह इन्वेंट, हर बिन का क्या बनेगा, अलग अलग बिन कार्ड बनेगा। चलो बेटा, अब शुरू करते हैं अपनी असल कहानी, जिसके बगैर एग्जामिनर पेपर बनाने का ख्वाब भी नहीं देखता। और वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसी के दो सवाल आए थे इस बार। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EOQ कहते हैं। अब सबसे पहली बात, सर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या चीज, पहले लिखो, इसकी अपने बाद डेफिनेशन डिक्टेट कर रहा हूं। EOQ, EOQ is that ordering quantity. EOQ is that ordering quantity at which annual ordering cost and holding cost in total remain remains minimum. EOQ एक ऐसा ऑर्डरिंग पॉइंट होता है जहां पर हमारी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट कम से कम हो जाती है। ठीक है सर, अब जरा समझने की कोशिश करनी है।
इस वक्त मैंने कहा था पहले फेज में ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट की प्लानिंग करेंगे। ये जो ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट है ना, ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है, एक दूसरे के। किसी एक को बचाने जाओगे दूसरी बढ़ जाएगी, दूसरे को बचाने जाओगे पहली बढ़ जाएगी। पहली एग्जाम्पल, अगर आप घर का सामान खरीद के लाते हो, मान लो बाजार थोड़ा घर से दूर है, जब भी सामान खरीद के लाते हो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगती है। और मान लो आप अपनी गाड़ी या बाइक में पेट्रोल के पैसे अब्बू से लेते हो, या रिक्शा टैक्सी जिसमें जाते हो अब्बू से पैसे लेते हो। अब्बू ने ऐसे ही बोला, बेटा इस बार ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बहुत बढ़ नहीं गए। आपने कहा अब्बू मेरा कोई कसूर नहीं है। अम्मी को बोले, अम्मी हर वक्त सब कोई ना कोई सामान मंगवाती रहती है, दिन में कई कई बार बाजार बेचती रहती है, और नहीं तो रोज ही बेचती रहती है। अब्बू ने कहा अम्मी से, आप ये सामान ज्यादा नहीं मंगवा सकती, एक साथ नहीं मंगवा सकती, क्योंकि बार बार मंगवाने की वजह से इसको बार बार बाजार जाना पड़ता है, बार बार बाजार जाने से हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अब ये क्यों ना करें कि एक साथ बहुत सारा सामान मंगवा लें और मंगवा के उसको होल्ड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, घर में चिकन पकती रहती है, अब एक काम करें बहुत सारी चिकन मंगवा के एक साथ रखवा दें। एग्जाम्पल पहले भी दी थी। मान लो बहुत सारी चिकन मंगवा के डीप फ्रीजर में डाल दी, लेकिन क्या है ये वो चिकन है, इस्तेमाल करने में आपको 1-2 महीने लग जाएंगे। अब उस चिकन को फ्रीज रखना है, फ्रीज रखने के लिए डीप फ्रीजर को चलना पड़ेगा, और जितना ज्यादा लोड डीप फ्रीजर में रखोगे इतना ज्यादा उसका कंप्रेसर चलेगा, बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। अब अब्बू परेशान। अब्बू कह रहे हैं यार अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाने जाता हूँ मेरी क्या बढ़ जाती है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है। अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट को बचाने जाता हूँ मेरी क्या बढ़ जाती है, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं। कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने दिमाग लगा के इसका एक हल निकाला। बोला सर हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया है, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया है। वो मॉडल हमारी मदद करेगा इस चीज के अंदर कि एक ऑर्डर में हमें कितनी क्वांटिटी कितना सामान खरीद के लाना चाहिए, मोस्ट इकोनॉमिकल, जहाँ पे हमारी कॉस्ट कम से कम लगे। अब ये फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। ई ओ क्यू इक्वल टू 2C0D अपॉन एच सी। आप एब्रीविएशन कोई भी यूज कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। C0 इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर देने की कॉस्ट कितनी है आपको ये पता होना चाहिए। नंबर 2, डी, डी स्टैंड फॉर एनुअल डिमांड। आप जिस इन्वेंट्री की प्लानिंग कर रहे हो वो इन्वेंट्री आपको पूरे साल में कितनी चाहिए। इसके बाद एक्स सी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इसका मतलब क्या है। मान लो हमारा मटेरियल आता है केजी में, ठीक है। 1 केजी चिकन, मान लो चिकन आती है, 1 केजी चिकन अगर 1 साल तक होल्ड करे, 1 केजी 1 साल तक होल्ड करे तो उसे होल्ड करने की कॉस्ट कितनी है। हम ये नहीं कह रहे वही वाली चिकन होल्ड करे, मतलब क्या है, चिकन आई, इस्तेमाल कर ली, उसकी जगह खरीद के फ्रेश रख दी, फिर वो इस्तेमाल कर ली, उसी जगह कोई और चिकन रख दी, तो होल्ड तो कर रहा है ना। अगर 1 केजी मटेरियल एक चीज 1 साल तक इस कमरे में होल्ड करो तो तुम्हारी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या है। अगर ये 3 चीजें आप एस्टिमेट कर सकते हो तो ये मॉडल आपकी मदद कर सकता है, और ये वाकई में जबरदस्त मॉडल है। अगर ये बेकार होता ना हमारे सिलेबस में होता ना पेपर में इसके 2-2 सवाल आ रहे होते। हम इसको समझने के लिए कुछ फिगर्स का एग्जांपल बनाते हैं। एज्यूम करें हम जिस इन्वेंट्री की प्लानिंग कर रहे हैं
उसकी एनुअल डिमांड वो है 5 लाख kg। एक साल में इस्तेमाल करने के लिए हमें 5 लाख kg की जरूरत है। वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है एनुअल, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे साल की प्लानिंग कर रहे हैं, पूरे साल की कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन, परचेज प्राइस। जिस मटेरियल की प्लानिंग हो रही है उसकी परचेज प्राइस एज्यूम कर रहा हूं 50 रुपए पर kg। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹2000। एक बार जब हम ऑर्डर करने जाते हैं हमारे 2000 रुपए की कॉस्ट लग जाती है। और आखिरी फिगर एज्यूम कर रहा हूं, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर एक यूनिट एक साल तक होल्ड करूं तो एज्यूम कर रहा हूं मेरी होल्डिंग कॉस्ट है 5 रुपए पर kg। 1 kg एक साल तक होल्ड करो तो 5 रुपए की कॉस्ट लग जाती है। अब मुझे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है? मुझे पूरे साल में इस मटेरियल को 5 लाख kg इस्तेमाल करना है, थोड़ा थोड़ा करके। ऑप्शन वन, 5 लाख kg एक साथ खरीद के ले आओ। सर 5 लाख kg एक साथ खरीदता हूं तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी। क्यों कम लगेगी? क्योंकि ऑर्डर मुझे एक ही बार देना पड़ेगा। लेकिन ये वो 5 लाख kg हैं जिनको इस्तेमाल करते करते पूरा साल लग जाएगा। मेरी क्या बढ़ जाएगी? होल्डिंग बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट। जब एक काम करो, थोड़ा थोड़ा खरीदो। अगर भैया थोड़ा थोड़ा खरीदने जाऊंगा तो बार बार खरीदना पड़ेगा। जब बार बार खरीदूंगा तो ऑर्डरिंग वाले खर्चे बढ़ जाएंगे, होल्डिंग वाले कम हो जाएंगे। ज्यादा खरीदो जब भी प्रॉब्लम, कम खरीदो जब भी प्रॉब्लम। मैंने कहा भाईजान कितना खरीदूं? तो ईओक्यू मॉडल कहता है सर मैं आपकी मदद कर देता हूं। अब इस ईओक्यू मॉडल में चीजें डाल के फिगर कैलकुलेट करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला 2C0D अपॉन होल्डिंग कॉस्ट। वेयर, चलिए सॉरी, अब इसमें डायरेक्ट अपना इंफॉर्मेशन फिल करो। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 2000, एनुअल डिमांड 5 लाख kg, होल्डिंग कॉस्ट 5 रुपए, और फिर रूट ले लो। अब इन सब को मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। कितना? 20,000। आंसर आ रहा है 20,000। अब ये 20,000 है क्या? ये है 20,000 kg पर ऑर्डर। अगर आपको पूरे साल में 5 लाख चीजों की जरूरत है, एक बार ऑर्डर करने में 2000 की कॉस्ट लगती है, एक चीज को होल्ड करने में 5 रुपए लगते हैं, तो बेहतर होगा एक ऑर्डर में आप 20,000 चीजें खरीदो। जब भी खरीदो 20,000 kg मंगवाओ, 20,000 kg मंगवाओ। तो इससे क्या होगा? इंशाल्लाह अगर सब कुछ वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, कॉस्ट बचेगी। दिस इज मोस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट। आपने कहा समाजिक प्रूफ कर सकते हो, हाँ हम इसको प्रूफ भी कर दे, मसला कोई नहीं है। अगर ये प्रूफ ना होता फिर बोल रहा हूं हमारे सिलेबस में क्यों होता,
प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इसको क्यों अप्लाई कर रही हैं? ये प्रूव्ड है, ये कॉस्ट हमें बचा कर देगा। चलो जी, इसको प्रूव भी कर लेंगे। जब एक बार बेटा ये क्वांटिटी डिसाइड हो गई कि एक ऑर्डर में कितना सामान खरीदोगे, इसकी मदद से कुछ चीजें कॉमन सेंस पे और कैलकुलेट की जा सकती हैं। इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हमें साल में कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर, हाँ भाई साल में दिन कितने हैं, सॉरी चीजें कितनी चाहिए। एनुअल डिमांड, हमें 5 लाख चीजों की जरूरत है और तय पाया एक ऑर्डर में 20,000 kg हम खरीदेंगे। हमें 5 लाख चीजों की जरूरत है, हर दफा 20,000 kg कर करके खरीदेंगे, तो साल भर में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे। 25 ऑर्डर्स, साल भर में 25 दफा ऑर्डर दो, हर ऑर्डर 20,000 kg का दो, फिर कहीं जाकर तुम्हारी एनुअल डिमांड पूरी होगी। एक बार जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें पता चल जाए, इसकी मदद से एक और चीज को निकाला जा सकता है। सर वो क्या? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये क्या है सर? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का बेटा कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। साल भर में कितने ऑर्डर आप देना चाह रहे हो और एक ऑर्डर देने की कॉस्ट क्या है। मुझे साल भर में 25 ऑर्डर देने, ये आपने अभी भी कैलकुलेट करा है, और एक ऑर्डर देने में 2,000 रुपए तक की कॉस्ट लगेगी, तो 2,000 रुपए 25 बार खर्च करने पड़ेंगे, तो साल भर की हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 50,000। अब बेटा एक चीज और कैलकुलेट की जा सकती है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन 12 एग्जाम में एक आध बार आई है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेटा कि कोई काम करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी हफ्ते में 6 दिन क्लास होती है, एक ही छुट्टी मिलती है, उन 6 दिन में 3 दफा कॉस्टिंग की क्लास होती है। आप क्या बोलोगे? हम हफ्ते में 6 दिन पढ़ने जाते हैं, उन 6 दिन में से 3 दिन सर माजिद की क्लास भी होती है। कोई अगर पूछे सर माजिद की क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया। आप बोलोगे हर तकरीबन दूसरे दिन सर माजिद की क्लास हो रही होती है, हर दूसरे दिन। ये सर माजिद की क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरीके से आप जब इन्वेंट्री को खरीदोगे, ऑर्डर दोगे, वो ऑर्डर देने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितने कितने दिन के बाद आपको नया ऑर्डर देना चाहिए। तो इसके लिए बहुत आसान सा काम हो सकता है। साल में दिन कितने होते हैं? 365, और 365 डेज में आप कितने ऑर्डर करना चाह रहे हो? 25 ऑर्डर। अगर 365 को 25 से डिवाइड कर दें तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, 365 दिनों में हमें 25 ऑर्डर देने हैं। आंसर इज 14.6 14.6 डेज।
14.6 का मतलब हो गया 14 दिन के बाद, और 14 दिन के बाद जो दिन लगेगा नियरली इक्वल टू वो होगा 15वां दिन। तो हमें तकरीबन हर 15 दिन के बाद एक नया ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर हर 15 दिन के बाद ऑर्डर दोगे तो 365 दिनों में 25 ऑर्डर दे पाओगे। अब मैं ये क्यों कह रहा था कि ये कोई बहुत अच्छी फिगर नहीं है, लेकिन बात एक आध बार पेपर में आई है। देखिए, मान लें आज 15वां दिन है, हमारे परचेज डिपार्टमेंट ने बोला क्योंकि आज 15वां दिन है हम नया सामान खरीद रहे हैं। स्टोर डिपार्टमेंट ने बोला भाई क्या हो गया है, पिछला सामान इतना सारा बचा पड़ा है, जब पिछला सामान बचा पड़ा है क्या जरूरत थी और सामान लेकर आने की। ठीक है सर, तो हमने कहा फिर ये बताओ नया सामान कब खरीद के लाते। तो इसके लिए हमारे सिलेबस में एक बहुत जबरदस्त चीज है जो इस बार भी आई है, रीऑर्डर लेवल। उसको कहते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर, नाम पे गौर करो, रीऑर्डर, नया ऑर्डर कब देंगे। यानी इन्वेंट्री है, इस्तेमाल होते होते कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कितनी इन्वेंट्री रह जाए अब नया ऑर्डर दे देना चाहिए। कितनी इन्वेंट्री रह जाए अब नया ऑर्डर दे देना चाहिए, उसको कहते हैं रीऑर्डर लेवल। आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब बेटा एक फिगर और एस्टिमेट की जा सकती है, उसे हम कहते हैं एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक, जब हम बात करते हैं वर्ड एवरेज की, तो एवरेज निकालने का परफेक्ट तरीका तो आज तक दुनिया में नहीं बना। आपने भी स्टैट्स के अंदर एवरेज निकालने के 5 पॉसिबल तरीके पढ़ रखे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड पढ़े भाई। सबका आंसर अलग अलग आता है, लेकिन जो भी आता है वो एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। मैं इन्वेंट्री का एवरेज निकालना चाहता हूँ, उसका एक फॉर्मूला, आपने किसी ने FA1 का पेपर दिया हुआ है? आपने दिया हुआ है। FA1 में चैप्टर है रेशो का। रेशो में जगह जगह निकालते हैं एवरेज डेटर, एवरेज क्रेडिटर, एवरेज इन्वेंट्री। तो वहां पे जो एवरेज निकाला जाता है उसके लिए बच्चों को फॉर्मूला सिखाया जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पे जो हम एवरेज निकालते हैं उसका फॉर्मूला कुछ और है। मैं अभी आधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा पूरा वर्ड है वहां तक वो बात अभी हमने आपको समझाई नहीं है। एवरेज निकालने का आधा फॉर्मूला होता है EOQ डिवाइडेड बाय 2। ये आधा फॉर्मूला है। समझिए पूरा फॉर्मूला क्या है। पूरा है बेटा EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है सेफ्टी स्टॉक होता क्या है, कहानी है क्या, मैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा। EOQ डिवाइडेड बाय 2, अब खाली EOQ को डिवाइडेड बाय 2 कर दो। हमारे पास EOQ कितना है? 20,000। हम जब भी खरीदेंगे 20,000 चीजें खरीदेंगे, उसी को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा 10,000 kg। अब ये हमने किया क्या है बेटा, देखो हम जब भी खरीदते हैं 20,000 चीजें खरीदते हैं, उन्हीं 20,000 में से कुछ चीजें हम इस्तेमाल करते रहते हैं, उन्हीं 20,000 में से कुछ चीजें बचती रहती है। फिर जब वो 20,000 खत्म होने लगते हैं हम दोबारा 20,000 मंगवा लेते हैं, उन्हीं 20,000 में से कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं, उन्हीं इस्तेमाल 20,000 भी बचा लेते हैं, और जब वो 20,000 खत्म होने लगते हैं हम फिर 20,000 मंगवा लेते हैं। इस कमरे में 20,000 चीजें आती हैं, उसी में से इस्तेमाल हो रही है, उसी में से बच रही है। अगर हमसे पूछा जाए ऑन एन एवरेज कितनी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई होती हैं, हमने कहा भाई उसी को एवरेज कर देते हैं, 20,000 डिवाइडेड बाय 2। ऑन एन एवरेज 10,000 kg हर वक्त इस कमरे में मौजूद होते हैं। कोई एक दिन भी प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा कि इस कमरे में एग्जैक्ट कितने मौजूद हो, 10,000 मौजूद हो, लेकिन एवरेज में तो यही कहा जाएगा। ये देखो मैं वही बात कर रहा हूँ, 4 दोस्त बैठ के खाना खा रहे हैं, 10,000 का बिल आ गया, चारों ने आपस में डिवाइड कर लिया। हमने क्या बोला, 2,500 रुपए सब दे दो। ये 2,500 क्या है, एवरेज। 10,000 डिवाइडेड बाय 4 दोस्त, क्या बोल दिया, ऑन एन एवरेज हर दोस्त ने 2,500 का खाना खाया।
क्या वाकई में हर दोस्त ने 2,500 का ही खाना खाया होगा? नहीं, किसी ने 2,500 से ज्यादा खाया होगा, इन एवरेज में वो भी 2,500 दे रहा है। किसी ने 2,500 से कम का खाया होगा, एवरेज में वो भी वही दे रहा है। तो एवरेज से सिर्फ गुजारा होता है और कुछ भी नहीं होता। चलिए दोस्त, अब यहां से एक फिगर और निकाली जा सकती है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। हम अपने साल भर की होल्डिंग कॉस्ट को भाईजान एस्टिमेट कर सकते हैं। सर वो कैसे? ये जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकाली जा रही है, यहाँ पे याद ध्यान के लिए लिख रहा हूं, ये निकाली जा रही है बेस्ड ऑन एवरेज। ये हम एवरेज के ऊपर बेस करके बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मेरे एग्जांपल में होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 10,000। 10,000 kg आप एवरेज स्टॉक मेंटेन कर रहे हो और होल्डिंग कॉस्ट आपके पास है 5 रुपए पर केजी। जब 10,000 को 5 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस्ड ऑन एवरेज 50,000 की आपकी होल्डिंग कॉस्ट लगेगी। पर एनुअली लगनी चाहिए, एनुअल। एनुअली ये एनुअल क्यों है बेटा? क्योंकि जो 5 रुपए है, 5 रुपए ही क्या के पर केजी पर एनम, ये साल भर के। अब जरा एक बात पे गौर करना है, इस वक्त हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट वो आ रही है 50,000, और अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो भी इत्तेफाक से 50,000। अब मेरा सवाल ये है, इस वक्त ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये कोई को इंसिडेंस हो गया है या ऐसा हमेशा होगा? ऐसा हमेशा तो नहीं होगा सर ऐसा हमेशा होना चाहिए। इनको एक दूसरे के इक्वल करवाया है यूक्यू के फॉर्मूले में, रूट के जरिए। लेकिन बारह अभी उसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी समझा रहा हूं। मिनिमम कैसे होगा? वो तो फिर इक्वल हो जाएगा। नहीं होगा ना बेटा। ठीक है सर, आइए इधर, इस बात को ग्राफ से समझने की कोशिश करना है। रफ सा ग्राफ बना लो। ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल। ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाने जाता हूं, होल्डिंग का खर्चा बढ़ जाता है। होल्डिंग कॉस्ट बचाने जाता हूं, ऑर्डरिंग का खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, रेफरी बोर्ड पे देखो, कोई एक चीज बचाने जाता हूं, दूसरा बढ़ जाता है। ऑर्डरिंग बचाने जाओगे होल्डिंग बढ़ जाएगा, होल्डिंग बचाने जाओगे ऑर्डरिंग बढ़ जाएगा। और मैं क्या चाहता हूं, ओ भाई तुम दोनों कम से कम हो जाओ। मैथमेटिक्स आपको भी आती है, ग्राफ की जबान में जब तो रेसिप्रोकल कॉस्ट मिनिमाइज करनी हो, वो कॉस्ट मिनिमाइज वहां पर होती है जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। यानी एक को बचाओ दूसरा बढ़ जाता है, दूसरे को बचाओ पहला बढ़ जाता है। मैं दोनों को कम से कम देखना चाहता हूं। ये दोनों कम से कम वहां होते हैं जहां पे हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। जहां पर ये दोनों कॉस एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं उसे हम कहते हैं EOQ, मोस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट। तो बेटा दूसरे अल्फाज में EOQ एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल होता है जो हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के इक्वल कर देता है। जैसे ही एनुअल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होती है इन टोटल, वो दोनों कॉस्ट मिलाकर हमारे
कॉस्ट क्या हो जाती है, कम से कम हो जाती है। आप ध्यान में फिर वही सवाल आया सर माजिद, क्या ये मॉडल प्रूफ हो सकता है? अरे बेफिक्र रहो बेटा, जितनी बार चाहोगे ये प्रूफ होगा, और हर बार ये बताएगा कि मिनिमम कॉस्ट 20,000 kg पर ही आएगी। मान लो कोई भी कह दे ओ भाई मैं तो एक ऑर्डर में 20,000 kg नहीं खरीदूंगा, मैं तो एक ऑर्डर में कम से कम 25,000 kg खरीदूंगा। मैंने कहा नुकसान उठाएगा, तेरी खर्चे बढ़ जाएंगे। किसी ने बोला मैं एक ऑर्डर में कम से कम 12,000 kg खरीदूंगा, आपने बोला नुकसान उठाएगा, खर्चे तेरे जब भी बढ़ जाएंगे। तू 20,000 से कम खरीदेगा जब भी तेरी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, तू 20,000 से ज्यादा खरीदेगा जब भी तेरी कॉस्ट टोटल बढ़ जाएगी। कह रहे क्यों, ये 20,000 ऐसा क्या है? मैंने कहा 20,000 ये मोस्ट इकोनॉमिकल है, ये सबसे इकोनॉमिकल पॉइंट है। अच्छा बड़ा मजे की बात क्या है, मैं अगली क्लास में इसको प्रूफ कर दूंगा, आपका एतमाद आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे प्रूफ करोगे एतमाद आ जाएगा। लेकिन एतमाद ऐसे रखो, अगर ये मोस्ट इकोनॉमिकल ना होता हम टाइम जाया क्यों करते? ये वाकई में मोस्ट इकोनॉमिकल है, ये बचत सिखाता है, बचत। ये सिर्फ एक सिचुएशन है, उसके अंदर ये हो सकता है फेल हो जाए, पर वो क्या है, वो है डिस्काउंट की सिचुएशन। कभी कभी सप्लायर इतना अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर देता है तो हम क्या बोलते हैं, हमें 20,000 नहीं इससे भी ज्यादा खरीदने। जब इससे भी ज्यादा खरीदने जाते हैं तो फिर हो सकता है उसमें ज्यादा फायदा हो, डिस्काउंट अच्छा हो, उसमें ज्यादा फायदा हो। यहां से एग्जाम का सवाल बना कि क्या हमें डिस्काउंट लेना चाहिए या डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। 12 सर, यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई है। अब अगली क्लास में का जो एजेंडा है वो क्या है, पहले इसको प्रूव करना है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर, थैंक यू दोस्त। सर एक क्वेश्चन है, ये कॉस्ट की बात कर रहे थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है, हमने पर यूनिट पर ऑर्डर पर पर ऑर्डर किया है। अगर पर ऑर्डर की बजाय कोई और ऑर्डरिंग कॉस्ट की हो तो उसका क्या करेंगे? क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई कॉस्ट जो ऑर्डरिंग के नाम से, लेकिन उसके आगे पर ऑर्डर ना किया तो उसको पर ऑर्डर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो। सर आपने जो बात बताई डिस्काउंट की, जैसे कि मतलब अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो अगर हम ज्यादा यूनिट्स भी खरीदते हैं तो वो जो यूनिट्स अगर डिस्काउंट के बाद, अगर हम जैसे 25,000 यूनिट खरीदे डिस्काउंट के बाद तो वो बराबर होंगे 20,000 यूनिट्स के जो डिस्काउंट से पहले होंगे। हाँ 25,000 खरीद लो एक ऑर्डर के अंदर, तो मतलब अगर हम एक सिनेरियो में जैसे डिस्काउंट हमें जितना एक्सेस मिल रहा है, जितनी एक्सेस कॉस्ट लग रही है, उसमें जितने एक्सेस यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं और वो यूनिट्स इक्विवेलेंट है कि अगर हम वो डिस्काउंट ना अवेल करते तो हम वही यूनिट्स परचेज करते जो डिस्काउंट से पहले के थे, तो फिर तो ईओ के बराबर आ जाएगा। नहीं है, नहीं है। नहीं आएगा? क्यों सर, इसकी क्या मतलब? देख लेंगे जब वर्किंग करेंगे। मतलब किसी भी सिनेरियो में बराबर नहीं होता। मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, समझ भी नहीं पा रहा हूँ। ये डेटा हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, हो सकता है आपका सवाल और बेहतर फॉर्म में आप मुझसे कर सकते। सर एक बात आती है कि वो जो परचेज